इंडिया आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसी के साथ इंडिया एक राइजिंग ग्लोबल फोर्स के रूप में नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज है जो इंडिया के लिए इन दिनों चैलेंज बन रही है, वो है हमारे आसपास के पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका धीरे धीरे चाइना के साथ अपने रिलेशंस बढ़ा रहे हैं। ये एक पैटर्न है जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बनता जा रहा है। आज हम समझेंगे कि ये हो क्यों रहा है, कौन से फैक्टर्स इस ट्रेंड को ड्राइव कर रहे हैं और इंडिया इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेपाल से। नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है, मतलब इसका अपना कोई पोर्ट नहीं है। पेट्रोल, खाना, दवायां सब कुछ मेजरली इंडिया के रास्ते आता है। इंडिया और नेपाल का रिश्ता सिर्फ पड़ोसियों जैसा नहीं है, ये एक डीपली कनेक्टेड रिलेशनशिप है। ओपन बॉर्डर, कल्चरल टाइज और 1950 की फ्रेंडशिप ट्रीटी इसको और स्ट्रांग बनाती है। जब 2015 में नेपाल ने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इंडिया ने कंसर्न रेज किया कि तेराय के मधेसी कम्युनिटी, जो कि मेजरली इंडिया नेपाल बॉर्डर के आसपास रहती थी, उसको सही रिप्रेजेंटेशन मिले। ये एक डिप्लोमेटिक कंसर्न था, जिससे दोनों देश के बीच थोड़ी सी टेंशन बढ़ी। इसी दौरान नेपाल के सदर्न बॉर्डर पर सप्लाई डिसरप्शंस हुए। इंडिया का कहना था कि ये लोकल प्रोटेस्ट की वजह से हुआ, जबकि नेपाल में इसको अलग तरह से देखा गया। सच जो भी हो, इस इंसिडेंट ने ट्रस्ट को टेम्परेरीली अफेक्ट किया और इसी गैप को चाइना ने इस्तेमाल करने की कोशिश की। 2017 में नेपाल ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ, जैसे पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और प्रपोज्ड ट्रांस हिमालयन रेलवे। दिसंबर 2024 में एक और सिग्निफिकेंट सिग्नल मिला। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के पी शर्मा ओली ने एक पुरानी ट्रेडिशन तोड़ दी। पहले नेपाल के पीएम अपने टर्म की पहली फॉरेन विजिट इंडिया करते थे, लेकिन इस बार ओली सीधा बीजिंग गए, जहां उन्होंने मल्टीपल अग्रीमेंट साइन किए। रिसेंटली ही नेपाल के न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह ने ग्रेटर नेपाल का मैप दिखाया, जिसमें भारत के कुछ इलाके जैसे बिहार के एक बड़े हिस्से को नेपाल के अंदर दिखाया है। इससे इंडिया और नेपाल के बीच फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में भी एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। अगर इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी का कोई स्ट्रांग एग्जाम्पल रहा है तो वो बांग्लादेश है। शेख हसीना के टाइम में इंडिया बांग्लादेश रिलेशन ने काफी प्रोग्रेस देखी। ट्रेड बढ़ा, कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई और सिक्योरिटी कोऑपरेशन स्ट्रांग हुआ। इंडिया ने बांग्लादेश को इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए लार्ज क्रेडिट सपोर्ट दिया। बांग्लादेश ने भी इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स में कोऑपरेशन किया, जो दोनों देशों के लिए बेनिफिशियल था। फिर 2024 में पॉलिटिकल चेंज आया, प्रोटेस्ट्स बढ़े और शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा और इंडिया में रिफ्यूज लेना पड़ा। इंडिया के लिए ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी। एक तरफ ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी तरफ बांग्लादेश के इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स। नई सरकार के आने के बाद फॉरेन पॉलिसी का टोन थोड़ा शिफ्ट हुआ, जहां चाइना अपनी प्रेजेंस को लगातार एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी सामने आए जहां बांग्लादेश के कुछ पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक सर्कल्स ने इंडिया के सेंसिटिव सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन स्नेक कहा जाता है, को एक प्रेशर पॉइंट के रूप में मेंशन किया। साथ ही चाइना ने बांग्लादेश में अपनी प्रेजेंस को सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स तक सीमित नहीं रखा। पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और डिफेंस कोऑपरेशन के जरिए एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें शामिल है बे ऑफ बंगाल के करीब पोर्ट्स पर डेवलपमेंट इंटरेस्ट और नॉर्दर्न बांग्लादेश के एरियाज में कनेक्टिविटी डिस्कशंस। इन सब चीजों ने इंडिया पे जरूर एक दबाव डाला है। अब बात करते हैं इंडिया के एक और पड़ोसी देश मालदीव्स की। मालदीव्स एक छोटा देश है, लेकिन स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन के बीच होने की वजह से ये ग्लोबल शिपिंग रूट्स के करीब आता है, जहां से दुनिया का एक बड़े हिस्से का ट्रेड पास होता है। इंडिया ने डेकेड्स तक मालदीव्स के साथ क्लोज कोऑपरेशन मेंटेन किया, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजास्टर रिस्पांस और मेडिकल सपोर्ट के थ्रू। 2030 में मोहम्मद मुइजू ने इंडिया आउट कैंपेन पर इलेक्शन जीता। इसके बाद कुछ डिसीजंस लिए गए जो इंडिया के लिए स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स थे, जैसे इंडियन मिलिट्री पर्सनेल का विड्रॉल और चाइना के साथ नए एग्रीमेंट्स।
इसी दौरान एक कंट्रोवर्सी भी सामने आई जब मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स ने सोशल मीडिया पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पर गलत कमेंट्स किए, जिसे इंडिया में मालदीव्स की गवर्नमेंट को काफी नेगेटिव रिएक्शन मिला। इसके बाद इंडिया में बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड शुरू हो गया। टूरिस्ट ने बुकिंग्स कैंसिल करनी शुरू की और लक्षद्वीप एक ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट होने लगा। टूरिज्म मालदीव्स की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए इसका डायरेक्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट भी मालदीव्स की गवर्नमेंट को देखने को मिला। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल चैलेंजेस के दौरान मालदीव्स को इमीडिएट सपोर्ट की जरूरत पड़ी। मोहम्मद मुइज़ू ने बाद में इंडिया का दौरा किया, जहां दोनों देशों ने रिलेशंस को स्टेबलाइज करने पर फोकस किया। इंडिया ने टाइमली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की। आज मालदीव एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, जहां एक तरफ चाइना के साथ एंगेजमेंट्स हैं और दूसरी तरफ इंडिया के साथ प्रॉक्सिमिटी और इमीडिएट सपोर्ट का फैक्टर भी मालदीव्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। साउथ एशिया में एक और देश है जहां चाइना की नजर टिकी हुई है, वो है श्रीलंका। श्रीलंका की स्टोरी साउथ एशिया में सबसे लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स है। जियोग्राफिकली इंडिया के सदर्न कोस्ट से सिर्फ कुछ ही डिस्टेंस पर एक आइलैंड नेशन जो इंडियन ओशन के मेजर शिपिंग रूट्स के बिल्कुल पास बैठा है। इसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से श्रीलंका हमेशा से एक्सटर्नल पावर्स के इंटरेस्ट का सेंटर रहा है। 2000 के दशक के दौरान श्रीलंका ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कई फॉरेन लोन्स लिए, जिनमें चाइना का रोल काफी प्रोमिनेंट था। इन प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ हम्बनतोटा पोर्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट के साथ बना लेकिन एक्सपेक्टेड कमर्शियल ट्रैफिक नहीं ला पाया। डेट प्रेशर बढ़ता गया और 2017 में श्रीलंका ने इस पोर्ट को लॉन्ग टर्म लीज पर एक चाइनीज कंपनी को दे दिया। इसी मॉडल को कई एनालिस्ट चाइना का डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के रूप में देखते हैं, जहां हाई वैल्यू लोन्स और स्ट्रैटेजिक एसेट्स एक साथ जुड़े होते हैं। इसके बाद श्रीलंका ग्रेजुअली चाइना के इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक नेटवर्क का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। और इसी दौरान एक और कंसर्न सामने आया, चाइनीज रिसर्च वेशल्स का श्रीलंकाई पोर्ट्स पर बार बार आना। ऑफिशियली इन्हें साइंटिफिक रिसर्च के लिए बताया जाता है, लेकिन इंडिया के स्ट्रैटेजिक सर्कल्स में इन्हें डुअल यूज प्लेटफॉर्म्स माना जाता है, जो ओशनोग्राफिक डेटा के साथ साथ सर्विलेंस कैपेबिलिटीज भी रख सकते हैं। इस वजह से इन विजिट्स को लेकर रीजन में इंडिया की तरफ से सिक्योरिटी कंसर्न्स भी उठाए जाते रहे हैं। फिर 2022 में श्रीलंका सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा। फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो गए, फ्यूल और एसेंशियल सप्लाईज की शॉर्टेज हो गई और देश भर में प्रोटेस्ट्स देखने को मिले। इस वक्त इंडिया ने रैपिड रिस्पॉन्स दिया, फ्यूल, फूड, मेडिसिन्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस के थ्रू इमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड किया। क्राइसिस के बाद श्रीलंका ने अपनी पॉलिसी को बैलेंस करना शुरू किया। एक तरफ चाइना के साथ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रहे और दूसरी तरफ इंडिया के साथ कोऑपरेशन को भी स्ट्रेंथन किया गया। लेकिन इकोनॉमिक कमिटमेंट्स और एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स श्रीलंका को एक सर्टेन लेवल तक चाइना के साथ कोऑर्डिनेट करने पर मजबूर करते हैं। इसलिए श्रीलंका का अप्रोच एक क्लियर चॉइस नहीं बल्कि एक बैलेंस है, जहां वो अपनी इकोनॉमिक रियलिटीज और स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। तो ये पूरी पिक्चर एक बात क्लियरली दिखाती है, इंडिया के कई पड़ोसी देश धीरे धीरे चाइना की तरफ ड्रिफ्ट करते नजर आ रहे हैं। हर जगह सिचुएशन अलग है, लेकिन पैटर्न सिमिलर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट्स और स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट के थ्रू चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ाता दिखता है। लेकिन ये मूवमेंट एक साइडेड नहीं है। इन देशों के अपने इकोनॉमिक नीड्स, पॉलिटिकल चेंजेस और शॉर्ट टर्म प्रायोरिटीज भी इस शिफ्ट को शेप करते हैं। इसके बावजूद इंडिया की पोजीशन रीजन में अलग बनी रहती है। प्रॉक्सिमिटी, डीप रूटेड कनेक्शंस और इमीडिएट रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी की वजह से ग्राउंड लेवल पर ट्रेड, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच के तायस आज भी इंडिया को एक नेचुरल पार्टनर बनाए रखते हैं। इंडिया के लिए चैलेंज ये नहीं है कि कोई और रीजन में आए, चैलेंज ये है कि वो अपने रिलेशनशिप्स को कंटिन्यूअसली नर्चर करे। और शायद इसीलिए
पूरी शिफ्ट के बावजूद ये ड्रिफ्ट कंप्लीट नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस बैलेंसिंग प्रोसेस है। और अगर इंडिया ये बैलेंस सही तरह मैनेज करता है तो वो सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं, बल्कि एक ट्रस्टेड रीजनल लीडर बन सकता है। और आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अपने पड़ोसियों के साथ इस बैलेंस को फिर से मजबूत बना सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी की डीप एनालिसिस हम आपके लिए लाते रहेंगे।